हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, आज से अपन लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स। और सही मायने में यदि मैं बोलूँ तो ऑप्टिक्स आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी बातों को, पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी चीज़ आप तक मैं पहुंचाऊं वो सिंपल और साधारण लहजे में रहे, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। राइट ना? ओके, चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपके सामने एक आया वर्ड ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स होती क्या चीज़ है? तो ऑप्टिक्स की यदि मैं बात करूं तो इसमें सिंपली मैं यदि इसको बताऊं तो ऑप्टिक्स में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, है ना, जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या चीज़ को स्टडी करने वाले हैं? तो नेचर ऑफ लाइट को, है ना, नेचर ऑफ लाइट को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना? या तो इसके और कहें तो इसके प्रॉपर्टीज़ को, इसके इफ़ेक्ट्स को, ये सब सारी चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है ना? हिंदी में यदि मैं इसी को बोलूँ ना, ऑप्टिक्स को, तो प्रकाश के विज्ञान या प्रकाश विज्ञान बोला जाता है। मतलब सही मायने में कहें तो प्रकाश का जो विज्ञान है उसी के बारे में समझने वाले हम लोग। ठीक है ना? ओके, लाइट का जो साइंस है उसी को हम लोग बेसिकली यहाँ पे समझने वाले। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफ़ाइन भी कर दिया है ऑप्टिक्स को। तो देखिए मैंने लिखा भी है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है? फिजिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। उसके बाद विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स एंड प्रोपागेशन इज नॉन एज ऑप्टिक्स। इसी को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। क्लियर इज दैट? तो इसको मैं सिंपल भाषा में आपको बताया, समझ में आपको आई होगी। राइट? अब एक चीज़ को समझिएगा, क्लास 12th में हम लोग ऑप्टिक्स को 2 चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं सही मायने में यहाँ पे बताऊँ आपको बच्चों, तो ऑप्टिक्स को 2 चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो एक हमारा होता है रे ऑप्टिक्स। क्या होता है? एक रे ऑप्टिक्स होता है और एक अपन का होता है वेव ऑप्टिक्स। राइट ना? वेव ऑप्टिक्स। देखिए रे ऑप्टिक्स को अपन लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है इसको। ठीक है ना? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। राइट? याद रखिएगा। ठीक है ना? तो रे ऑप्टिक्स भी लिखा हुआ मिले या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी लिखा हुआ मिले तो एक ही बात है। ठीक है ना? तो सही मायने में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आपके सामने, तो देखिए जो रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं वो जैसे कि कह सकते हैं कि जो ऑब्स्टिकल का यहाँ पे जो साइज होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट को आप यहाँ पे नैनोमीटर में लेंगे। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि रे ऑप्टिक्स में जो ऑब्स्टिकल्स होंगे उनकी जो साइज होंगे वो एज कंपेयर टू क्या होंगे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से बड़े होंगे। ठीक है ना? ओके, और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ वेव ऑप्टिक्स में, यदि मैं बात कर दूँ तो जो ऑब्स्टिकल्स होंगे उनकी जो साइज होंगे, ठीक है ना, वो एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होंगे। मतलब जो होंगे वो बहुत छोटे होंगे। ठीक है ना? जैसे कि रे ऑप्टिक्स में यदि मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मेथड से डील कर लेते हैं। जैसे इमेज फॉर्मेशन की बात करें, रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन की बात करें, ठीक है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की बात करें, ये सबको हम लोग प्रॉपरली डील करते हैं रे ऑप्टिक्स में। ठीक है ना? लेकिन यदि यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में यदि मैं बात करूँ तो लाइट के कुछ फेनोमेनन को डील करते हैं, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गया। ये सब जो है ये बहुत मतलब कि क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं जो कि नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। तो इसीलिए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में डील करते हैं ये सब फेनोमेनन के, लाइट के ये सब फेनोमेनन को। तो यहाँ पे
ये चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें आएंगी कि जैसे रे ऑप्टिक्स में हम लोग जैसे देखते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में वो सब सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक अंतर तो आपको समझ में आ गया होगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। चलिए ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारे सामने वर्ड आ रहा है लाइट, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, लाइट, ठीक है ना। तो जनरली आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे लाइट का डेफिनेशन को। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ये चीज़ को आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आपको ध्यान में आ जाए जो आप पढ़े हुए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा डेफिनेशन को हम लोग अलग तरीके से और थोड़ा लेवल बढ़ा के समझने की कोशिश करते हैं लाइट को, ठीक है। तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है ना। ये चीज़ अब जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। और इसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है 700 नैनोमीटर टू, सॉरी यहाँ पे 700 मैं बोल रहा हूँ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, राइट ना। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा। और इसी चीज़ को एंगस्ट्रम में यदि आपको लिखा हुआ मिलेगा तो 4000 एंगस्ट्रम होगा टू 7000 एंगस्ट्रम होगा, ठीक है ना। नैनोमीटर का मतलब हो गया कि 10⁻⁻⁹ और एंगस्ट्रम का मतलब हो गया 10⁻⁻10, मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, राइट ना। तो ये जो हमारा होता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैव गॉट वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, या वेव कहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके पूरी की पूरी एक चैप्टर हम लोग 12th में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं हालांकि हम लोग, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका ब्रीफ नॉलेज आपको दे देता हूँ तो आपको समझ में आएगी चीज़ें, राइट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यदि मैं बात करूँ तो देखिए जैसे गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, है ना, इंफ्रारेड हो गया। और यहाँ पे बीच में आप देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ से इतना, ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे। ये जो होता है ये विजिबल स्पेक्ट्रम कहिए या विजिबल रेज कहिए, जो कहिए। तो ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर इसकी रेंज होती है वेवलेंथ की, ठीक है ना। जो इतनी रेंज होती है ये अपन को दिखता है और इतनी रेंज के वेव के हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास गामा रे, एक्स रे, ठीक है ना, तो ये सब अपन लोग को नहीं दिखता, ठीक है ना। तो जैसे 400 नैनोमीटर से कम है इन लोगों की वेवलेंथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो इधर के यदि 700 नैनोमीटर से बढ़ जाइए तो जैसे आपके सामने आ गया, आपके सामने रेडियो वेव्स वगैरह जो हो गए, माइक्रोवेव, ये सब भी हम लोगों को नहीं दिखता, ठीक है ना। लेकिन इतना जो होता है ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का जो रेंज होता है वेवलेंथ का, इसके कारण से इतना रेंज के जो वेव होते हैं इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, ठीक है ना, इसके हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को या चीज़ों को देख पाते हैं, राइट। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, क्लियर, ओके। अब एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब हम इधर से इधर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे इंक्रीज करती है और इधर से इधर यदि जाते हैं तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है ना। ये बेसिक बात को आपको ध्यान रखना है, राइट, क्लियर दैट। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ये सब गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज या विजिबल स्पेक्ट्रम कहिए, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सब सारे के सारे जो होते हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, राइट ना। ओके चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए लाइट को डिफाइन भी कर रहा हूँ, क्या बोला हूँ कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ अबाउट, है ना, रेंज ऑफ अबाउट
400 nanometer to 700 nanometer to which eye is sensitive is called light। मतलब इतनी जो होती है, इतनी रेंज तक हमारी आइज क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंसिटाइज कर पाती है या सेंस कर पाती है। एक प्रकार से समझिए इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है लाइट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है ना। ओके, क्लियर इज दैट? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई क्या? राइट ना। ओके, तो ये हमने प्रॉपर डिफाइन करा कि लाइट क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। राइट, क्लियर इज दैट? अब ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने रेंज बताया है ये चीज़ को प्रॉपर रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग। राइट ना। ओके, चलिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि कोई भी यदि डेफिनेशन वगैरह जो आया है, तो जो भी डिफाइन वगैरह करा गया इंसानों के द्वारा ही करा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लाइट के कंडीशन में भी वही देखिएगा, तो हमारी आई जितनी सेंस कर पाती है चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, वही रेंज को हम लोगों ने क्या बोला कि उसी को बोला विजुअल स्पेक्ट्रम बोला उसी को, ठीक है ना। राइट ना। ओके, चलिए तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी बच्चों। कोई दिक्कत इतनी दूर तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मैंने आपको बताया ऑप्टिक्स के बारे में, फिर अभी मैंने बताया लाइट के बारे में, ठीक है ना। प्रॉपर मैंने डिफाइन भी कर दिया है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अपना एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स को बनाना ज़रूरी है, ठीक है ना। तभी आपको थोड़ा सा फील आएगा कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। नहीं तो होता क्या है कि वीडियो की तरह देखे तो उसमें क्या होता है कि देख लिए चलो ठीक है, फिर क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं मोबाइल में, फिर वो फ़ोन में ही रह जाता है। वो फिर बाद में शायद जब उस पर गौर करते हैं तो ध्यान जाता है, नहीं तो फिर वो मोबाइल में ही रह जाता है। इसलिए जब भी लेक्चर को कोई भी लेक्चर देखने बैठ रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, अपना एक नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर आपको फील आएगा। इसलिए मैंने ये सब सारी चीज़ों को यहाँ पे डाल भी दिया है ताकि आप प्रॉपर एक अपना नोट्स बनाते चलें साथ साथ में, ठीक है ना। आपको फील आ जाएगा तब कि नहीं आज मैंने कुछ बेहतर पढ़ा है। राइट, ओके, चलिए बच्चों तो आगे बढ़ें, आगे की बात करते हैं, है ना। तो आगे यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब देखिए हम लाइट के सोर्सेस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बेसिकली ये चीज़ आप लोगों को आती होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दिया है कि ध्यान में आ जाए बातें, ठीक है ना। जैसे देखिए लाइट के सोर्सेस की यदि मैं बात करूँ तो एक होता है हमारा लुमिनस सोर्सेस, ठीक है ना। लुमिनस सोर्सेस उसको मैं एक बोल सकता हूँ जिसके पास खुद की लाइट होती है ना, जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे सन, यदि मैं ले लूँ तो सन के पास खुद की लाइट होती है, ठीक है ना। जैसे स्टार्स, ठीक है ना, तारे जो होते हैं उनके पास खुद की लाइट होती है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है ना। तो इन लोगों को हम लोग बोलेंगे लुमिनस सोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? ये सब लुमिनस सोर्स है, ठीक है। और एक दूसरा होता है नॉन लुमिनस सोर्स, ठीक है ना। नॉन लुमिनस सोर्सेस को यदि मैं बोलूँ तो वैसा सोर्स है ना जिसके पास मतलब कि खुद की लाइट नहीं हो, प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन वो क्या करते हैं लुमिनस सोर्स से लेते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे कि मैं आपको सामने बोलूँ तो मून है ना, चंद्रमा, जिसको चंद्रमा जो बोलते हैं ना, मून, ठीक है ना। तो मून आपको देखो रात में दिखाई पड़ता है, तो कैसे दिखाई पड़ता है रात में, ठीक है ना। तो वो सनलाइट के कारण से आपको दिखाई पड़ता है, उसके पास खुद की लाइट नहीं होती, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनस सोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात? यानी तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखिए जैसे दिस सोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट रिटर्न द लाइट कमिंग फ्रॉम लुमिनस ऑब्जेक्ट सोर्स। समझ में आई? जैसे मून, ग्लास, ये सब के पास खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन जब लुमिनस सोर्स से वो लाइट लेते हैं तो वो हमको नज़र आते हैं, दिखते हैं उसके कारण से, ठीक है ना। चाहे तो लाइट रिटर्न बैक करता है वो, है ना। समझ में आ रही बात? क्लियर? यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को क्या? ठीक है, चलिए तो ये था आपके सामने कि लाइट के जो सोर्सेस होते हैं वो एक होते हैं लुमिनस सोर्स और एक होते हैं नॉन लुमिनस सोर्स। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। राइट, आगे बढ़ जाते हैं, आगे की चीज़ को समझते हैं हम लोग। अब हम लोग बढ़िया पॉइंट पर आ गए हैं जो कि लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे हम लोग बेसिकली, ठीक है ना। लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से सारे पॉइंट को हम लोगों को समझना है, ठीक है।
लाइन बाय लाइन सारे पॉइंट को समझेंगे और इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे इंपॉर्टेंट वो सारी के सारी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइट के बारे में जब मैं बात करूँ, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब बात करूँ, तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे जो लिखा है ध्यान दीजिएगा, लाइट इज़ इटसेल्फ इनविजिबल बट इन इट्स प्रेजेंस वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। देखिए लाइट तो खुद इनविजिबल होता है, ठीक है ना, लेकिन इसके प्रेजेंस के कारण से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ये चीज़ अभी पीछे भी मैंने बताया आप लोगों को। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, स्कैटरिंग मतलब होता है लाइट का फैलना, ठीक है ना, फैल जाना, स्कैटर्ड हो जाना मतलब फैल जाना, ठीक है ना। ओके, वैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट करके एक पूरी की पूरी टॉपिक आपकी आएगी आगे, तो उसको हम लोग समझेंगे, डिटेल वे में समझेंगे वहाँ पे जब बात करेंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे किसी भी चीज़ पर जैसे लाइट पड़ती, किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और फिर हमारी आइज़ में आई, तो हमारी आइज़ की जो रेटिना है उस पर हमारी उसकी इमेज बनती है, तो प्रॉपर वो चीज़ हमको दिखती है, राइट। ओके, चलिए, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। तो लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल, लेकिन इसके प्रेजेंस के कारण से हम लोग चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, राइट ना। ओके, चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे दूसरी बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या बोला गया है, दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने पहले ही बताया, विच रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। मतलब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंड इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि 11th में हम लोग पढ़ते हैं, एक पॉइंट को पढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी पर मेरे पास जगह है तो यहीं पे मैं समझाता हूँ कि 11th में हम लोग जैसे पढ़ते हैं वेव के बारे में, ठीक है ना। तो वेव के बारे में पढ़ते हैं तो इसके वेव के टाइप्स को समझते हैं, तो इसमें से एक हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल वेव के बारे में, मैकेनिकल वेव्स के बारे में, ठीक है ना। और एक होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। और एक हमारा होता है मैटर वेव्स। क्या होता है, मैटर वेव्स, ठीक है ना। तो मैकेनिकल वेव्स वैसे वेव्स को बोला जाता है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि साउंड वेव, ठीक है ना, इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। वाटर वेव चलने के लिए इसको मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। जब दूसरी बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसा वेव होता है ये जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। तो इसके जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे सन, मान लीजिए ये सन है और सन से लाइट अर्थ पे आ रही है, ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा अर्थ है जिस पर हम लोग हर तरह की क्रियाएं करते हैं, ठीक है। तो सन से जब लाइट आ रही है ना, यहाँ पे समझिएगा अर्थ पे, तो क्या होता है कि बीच में इसका कोई भी ऐसा कोई मीडियम नहीं है जिसको चलने के लिए ज़रूरत हो इसको। जैसे कि वाटर वेव, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है ना, और आप लोग बचपन में ये चीज़ जरूर खेले होंगे इसके साथ में ऐसे, ठीक है ना, कि जैसे क्या करते थे, उठा के पत्थर मार देते थे, तो यहाँ पे पत्थर लगा तो उसके कारण से यहाँ पे क्या हुई, वाटर, वहाँ की वाटर डिस्टर्ब हुई, तो उसके कारण से यहाँ पे इस तरह से वेव क्रिएट हो जाते हैं, और ये आपको जहाँ तक वाटर है वहाँ तक ये वेव आपको दिखता है, राइट ना, ठीक है ना। तो इसके ये तो जितनी दूर तक पानी था उतना दूर तक वेव दिखा, मतलब वाटर वेव दिखा, जितनी दूर तक वाटर था उतनी दूर तक वाटर वेव दिखा, वाटर ख़त्म वेव भी ख़त्म, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे यदि बात करें तो सन से यदि लाइट आ रही है, तो सन से लाइट आ रही है तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई मीडियम है, बस यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँची, ठीक है ना। तो इस बीच में कोई इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती चलने के लिए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, राइट। समझ में आया क्या, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी एक है वेव मैटर वेव्स। मैटर वेव्स की यदि मैं बात कर दूँ तो जब कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो अपना वेव का बिहेवियर शो करते हैं। जैसा कि 12th में ही एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो उसमें डिब्राई हाइपोथेसिस वगैरह आता है और ये सब चीज़ को प्रॉपर वहाँ पे समझते हैं हम लोग, ठीक है ना।
तो जैसे कि हम लोग मैटर वेव की यदि मैं बात करूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है ना, न्यूट्रॉन हो गया, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स हैं और ये सब जब मूव करते हैं तो ये वेव का बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है ना। ओके, क्लियर दैट? समझ में आई मेरी बात या नहीं है? ठीक है ना। तो बिहेव लाइक वेव जब ये मूव करते हैं तो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैटर वेव। ठीक है, मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दिया हूँ, हालांकि ये चीज़ को आप 11th में पढ़े ही होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दिया ताकि आपको आगे की बात क्लियर रहे, और भी जो आगे बातें करूँगा और भी क्लियर रहे आपको चीज़ें। राइट? ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई आपको बातें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने वही बोला कि जो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, मतलब इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। एंड इट्स अ स्पीड इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या होता है, जो खाली जगह हो, मतलब पूरी निर्वात हो, है ना, मतलब पूरी निर्वात हो, खाली एकदम हो, जहाँ हवा भी ना हो। तो यहाँ पे इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि मैं देखूँ तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलती है लाइट, है ना, वैक्यूम में। समझ में आई मेरी बात? एयर में भी जनरली हम लोग यही स्पीड को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। राइट? ठीक है, क्लियर हुई बात है यहाँ पे क्या? ठीक है, तो ये वैल्यू को ध्यान रखिएगा, इसको सी से डिनोट करते हैं लाइट की स्पीड को यहाँ पे, जब वैक्यूम या एयर में हम लोग बात करते हैं तो, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्लियर दैट? ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, अगला पॉइंट को आप समझते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, है ना। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट मीडियम में। जैसे कि मान लीजिए एयर से वाटर में गया, तो वहाँ पे एयर में इसकी मान लीजिए स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वाटर में इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो वाटर मीडियम, एयर मीडियम की अपेक्षा वाटर मीडियम जो है वो ज़्यादा ऑप्टिकल डेंस है, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है उसकी, उसके कारण से वहाँ पे क्या हो जाएगी, लाइट थोड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ को आपको यहाँ पे समझना। आगे चल के हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आगे आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको जब हम लोग समझ जाएंगे तो ये सब जो मैंने अभी बोला वो सारी चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ आगे की बातों में। ठीक है ना, आगे आएंगे जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये सब सारी बातें होंगी और वहाँ पे क्लियर करूँगा ये सब सारी चीज़ों को। ठीक है ना, कि डिफरेंट मीडियम में उसकी स्पीड डिफरेंट कैसे हो जाती है, वो सब सारी चीज़ को वहाँ पे समझेंगे। राइट? क्लियर? तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ओके, पॉइंट आपको ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम द पाथ। ठीक है ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है ना, तो वो अपने पाथ से क्या करता है, डेविएट कर जाता है। जैसे रिफ्रैक्शन जब हम लोग होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, तो उस समय क्या करता है, लाइट जब मान लीजिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है तो वो क्या करता है, अपने पाथ से, एक्चुअल में इसको जाना इधर चाहिए था, यदि ये इंटरफेस ना मिलता तो ये मान लीजिए मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो यदि ये इंटरफेस ना मिलता तो ये ऐसे जाता, लेकिन अब ये लाइट ऐसे चला गया। ठीक है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिए यहाँ पे। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। ठीक है, तो लाइट यहाँ इस मीडियम 1 से आ रही है और मीडियम 2 में जा रही है और ये इंटरफेस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये लाइट यदि इंटरफेस ना मिलता तो ये लाइट ऐसे जाता। ठीक है ना, लेकिन अब ये लाइट क्या करता है, डेविएट कर जाता है अपने पाथ से। ठीक है ना। ओके, तो वही चीज़ को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम द पाथ, अपने पाथ से क्या करता है, ये डेविएट कर जाता है। देखिए डेविएट कर गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो ये सब जो मैंने आपको बताया ये लाइट की प्रॉपर्टीज़ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ज़्यादातर बोर्ड में ये सब प्रॉपर्टीज़ वगैरह को लिखने के लिए पूछा जाता है वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये सब पॉइंट्स को यदि आप मेंशन कर देंगे तो आपको एक अच्छा बढ़िया नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, और वैसे भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये सब पॉइंट्स यदि आपको क्लियर है तो आगे की चीज़ें आपको बहुत बेहतर समझ में आएगी। राइट? ओके बच्चों,
तो यहाँ तक आपको जो भी चीज़ मैंने आपको बताया वो सारी की सारी चीज़ आपको क्लियर रही होगी। ओके बच्चों, मैंने सारी के सारे पॉइंट्स को, पॉइंट बाय चीज़ों को एक्सप्लेन किया हूँ और सारी की सारी बात को मैंने आपको समझाया। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सारी के सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी, राइट ना। ओके, एक चीज़ को मैं आपको यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वेव के बारे में मैं समझा रहा था, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग ऑसिलेशन के आधार पर वेव को और भी थोड़ा दो कैटेगरी में देखते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग जैसे ट्रांसवर्स वेव, है ना, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, और एक को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करता है, इस तरह से ऑसिलेट करेगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इस तरह से होगा। तो ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। और यदि मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की यदि मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, उसकी ऑसिलेशन होती है अबाउट मीन पोजीशन, इस तरह से। देखिए ये मीन पोजीशन है तो इसके अबाउट ये इस तरह से ऑसिलेट करता है। और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव भी एलो, मतलब कि इस ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारा होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होता है वो वही होता है जिस डायरेक्शन में ये ऑसिलेट कर रहा है ना। ओके, समझ में आई मेरी बात, ठीक है ना। तो ये होती है, इसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की यदि मैं बात करूं तो पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, along डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव मोशन, राइट ना, क्लियर इज दैट। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों बात को, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। आगे चल के जब वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये जो हमारा जो लाइट वेव होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का क्यों होता है, ठीक है ना, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों होता है ट्रांसवर्स नेचर का, ठीक है ना। तो आपको क्लियर सारा का सारा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें और भी बेहतर होती चली जाएंगी, राइट। ओके बच्चों, तो आपको क्लियरली सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी बच्चों। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक बेहतर सेशन के साथ में। थैंक यू।